भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन पेपर सेकंड की क्लास है। इसके अंदर आप हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम इसी की तकनीकी विशेषताएं जो हैं, इससे पहले हमने जो है व्यवहारिक विशेषताएं किसी भी परीक्षण की और तकनीकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम तकनीकी विशेषताओं में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषता है। अगर किसी टेस्ट के अंदर ये विशेषता नहीं होती है तो उसे एक अच्छा टेस्ट या उत्तम परीक्षण की श्रेणी में हम उसे नहीं रख सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विश्वसनीयता होती क्या है। जैसे कि हमने पहले भी सीखा था कि अगर कोई परीक्षण बार बार प्रशासित किया जाए, बार बार लागू किया जाए और उसके जो प्राप्तांक हैं वो समान आए, तो ऐसे परीक्षणों को हम विश्वसनीय परीक्षण कह सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब विश्वसनीयता से जो मतलब होता है कि किसी परीक्षण का जब हमने उसे प्रशासित किया और उसके जो प्राप्तांक हैं उनका जो प्रसरण है, उनके अंदर जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं आया, तो हम कह देंगे कि वो वाला जो है टेस्ट अपने आप में विश्वसनीय है। विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए एक ही परीक्षण को एक ही समय पर 2 बार प्रशासित करते हैं और प्रशासनों से प्राप्त जो प्राप्तांक हैं उनके अंदर जितनी अनुरूपता पाई जाती है उतने ही ज़्यादा उसके अंदर विश्वसनीयता होती है। मतलब हम 2 या 3 बार जब हमने उसे परीक्षण को प्रशासित किया तो उनके जो अंक होते हैं उनके अंदर हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। अगर सहसंबंध गुणांक अधिक होता है तो वो जो टेस्ट है ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। विश्वसनीयता की कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं जिनके आधार पर हम विश्वसनीयता को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा ब्राउन की। ये कहते हैं कि सत्य प्राप्तांक व्यक्ति का वह औसत प्राप्तांक है जो विभिन्न समयानंतरों प्रारूपों पर प्राप्त अंकों का औसत होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो सत्य प्राप्तांक है मतलब जो अपने आप में सही जो ट्रू स्कोर है किसी भी इंसान का, व्यक्ति का वह औसत प्राप्तांक है, उसका एक एवरेज, जो जब व्यक्ति को ऊपर कुछ समय अंतर पर बार बार जब हम एक ही टेस्ट के जो प्रारूप हैं उन्हें उसके ऊपर प्रशासित करते हैं तो जो अंकों का जो औसत आता है वो अपने आप में क्या कहलाएगा, सत्य प्राप्तांक कहलाएगा। यह औसत प्राप्तांक कहलाएगा जो किसी भी व्यक्ति पर बार बार जो है अलग अलग समय पर प्रशासित करने पर जो अंक प्राप्त हुए हैं उनका जो औसत होगा। इस प्रकार जो है कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विश्वसनीयता की, ये तो सत्य प्राप्तांक के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है कि जो विश्वसनीयता की जो निरीक्षित प्राप्तांक है उसमें सत्य प्राप्तांकों के मध्य में जो अंतर होता है उसके मापन के बारे में इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगली जो विशेषताएं हैं वो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली है गिलफोर्ड की। वो कहते हैं विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों के वास्तविक प्रसरण का अनुपात है। मतलब जब हमने कोई परीक्षण किसी को ऊपर अप्लाई किया तो उसके जो प्राप्तांक आए और उनके अंदर जो प्रसरण पाया जाता है, जो वेरिएंस पाया जाता है, उसका जो अनुपात होता है, सही अनुपात जो होता है, वही उसकी विश्वसनीयता कहलाती है किसी भी परीक्षण की। कर्लिंगर कहते हैं कि विश्वसनीयता की परिभाषा किसी परीक्षण में मापन के सापेक्ष त्रुटियों के अभाव के अर्थ में की जा सकती है। मतलब जब हम कोई परीक्षण प्रशासित कर रहे हैं और मापन करते समय अगर त्रुटियां कम आ रही हैं परीक्षण के मुकाबले, तो ये अगर त्रुटियां कम आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर विश्वसनीयता ज़्यादा है। मतलब समानता बनी रहनी चाहिए, हर बार मापन में जो अंकन हमें प्राप्त हो रहा है उनमें समानता होनी चाहिए, उसमें कमियां नहीं होनी चाहिए, त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। एनेस्टेसी कहते हैं कि यदि किसी परीक्षण पत्र में विभिन्न अवसरों पर
एक ही प्रकार के विभिन्न परीक्षण पदों में किसी परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में एक रूपता होती है तो वह परीक्षण पत्र विश्वसनीय होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर एक ही परीक्षण को बार बार किसी व्यक्ति को परीक्षार्थी को ऊपर लागू किया जाए और जो प्राप्तांक उसे प्राप्त हो रहे हैं उनमें अगर एक रूपता है, मतलब समानता बनी हुई है, तो हम ऐसे परीक्षण पत्र को कह सकते हैं कि वो विश्वसनीय है। गैरेट कहते हैं कि एक परीक्षण की विश्वसनीयता उसकी संगति पर निर्भर करती है। मतलब संगति से मतलब यहाँ पर समानता बने रहने से है, जो उन व्यक्तियों की योग्यताओं का अनुमान लगाती है जिनके लिए उसका प्रयोग किया गया। समझ लीजिए एक परीक्षण हमने व्यक्तित्व के का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है और वो जो है समान मूल्यांकन कर रहा है, बार बार जो उससे प्राप्तांक प्राप्त हो रहे हैं समान प्राप्त हो रहे हैं, उनके अंदर एक संगति कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है परीक्षण अपने आप में विश्वसनीय है। कलिंगर कहते हैं कि विश्वसनीयता का पदार्थ है निर्भरता, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता। मतलब आप विश्वसनीयता का अर्थ मान सकते हैं निर्भरता से, स्थिरता से, संगति से, भविष्यवाणी से, परिशुद्धता से। ये मतलब इसके एक प्रकार के पर्यायवाची हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। मतलब कोई भी टेस्ट विश्वसनीय है तो उसके अंदर ये चीज़ें ज़रूर पाई जाएंगी। घिसली महोदय कहते हैं कि परीक्षण विश्वसनीयता की परिभाषा व्यक्ति के किसी विशेष गुण पर प्राप्तांकों के आक्रमबद्ध विचलन की सीमा के रूप में की जा सकती है जब उस शील गुण का मापन अनेक बार किया जाता है। मतलब इंसान का कोई भी विशेष गुण या शील गुण की हम मापन बार बार कर रहे हैं और उसके जो प्राप्तांक हैं उनके अंदर विचलन की जो सीमा है वो उसके आधार पर जो है हम किसी भी परीक्षण के विश्वसनीय होने या ना होने का फैसला कर सकते हैं। विचलन की जो सीमा है वो बताएगी कि परीक्षण विश्वसनीय है या नहीं है। चैपलिन महोदय कहते हैं कि विश्वसनीयता का तात्पर्य परीक्षण की उस निर्भरता से है जिसकी अभिव्यक्ति किसी परीक्षण विशेष द्वारा एक समूह पे अनेक मापनों से प्राप्त प्राप्तांकों की संगति से होती है। इन्होंने भी यही कहा है कि अगर परीक्षण की जो विश्वसनीयता है वो इस पर निर्भर करती है कि जब किसी परीक्षण को किसी एक समूह पर अनेक बार जो है हमने अप्लाई किया और उनके जो प्राप्तांक हैं उनके अंदर संगति पाई गई, कंसिस्टेंसी पाई गई, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है टेस्ट विश्वसनीय है। इसी प्रकार जो है स्टेटन और हेयर कहते हैं कि विश्वसनीयता किसी परीक्षण की संगति की ओर संकेत करती है। मतलब किसी भी परीक्षण के जो प्राप्तांक है उनकी कंसिस्टेंसी पर जो है की ओर जो है संकेत करती है, जिसके आलोक में ये ज्ञात होता है कि उसी परिस्थिति में परीक्षण की पुनरावृत्ति करने पर समान परिणाम प्राप्त होने की संभावना कितनी है। कि मतलब एक ही व्यक्ति पर या एक ही परिस्थितियों में परीक्षण को बार बार हम अप्लाई करें तो कितनी संभावना है कि समान ही हमें जो है परिणाम प्राप्त होंगे। अगर समान ही परिणाम प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो परीक्षण ज़्यादा विश्वसनीय है। स्टोडोला और स्टोडर के अनुसार किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को एक ही व्यक्ति द्वारा समरूप परीक्षण पर प्राप्त प्राप्तांकों या दो से अधिक प्राप्तांकों के समुच्चय के मध्य प्राप्त सहसंबंधों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब एक ही व्यक्ति पर जब एक समान परीक्षणों को बार बार लागू किया जाए या दो परीक्षणों को लागू किया जाए जो एक से हों और उनके जो प्राप्तांक उनसे प्राप्त हो रहे हैं, दो से अधिक टेस्टों के प्राप्त से जो हमें प्राप्तांक प्राप्त हो रहे हैं, उनके जो समुच्चय है, उनका जो समूह है, उनके मध्य अगर हमारे सहसंबंध बहुत उच्च कैटेगरी का रहा, उच्च सहसंबंध हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो परीक्षण विश्वसनीय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्वसनीयता से तात्पर्य हमारा सामान्य अर्थों में अगर किसी परीक्षण को किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर बार बार प्रशासित किया जाए, बार बार अप्लाई किया जाए और बार बार अप्लाई करने के बाद भी जो हमें प्राप्तांक प्राप्त हो रहे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, मतलब उनके जो अंदर जो सहसंबंध है उच्च पाया जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो परीक्षण अपने आप में विश्वसनीय है। और अगर प्राप्तांकों में अंतर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो परीक्षण विश्वसनीय नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। हम समझ लीजिए कि हम किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि नापना चाह रहे हैं और परीक्षण पहली बार हमने अप्लाई किया
और हमारे जो अंक प्राप्त हुए वो 70 प्राप्त हुए। थोड़ी देर के बाद हमने उसी के समरूप दूसरा परीक्षण अप्लाई किया और उससे प्राप्त हो गए 100 नंबर। तो जब हम इसे बुद्धि लब्धि के जो मानक हैं उनकी सारणी में देखेंगे तो पता चलेगा कि जो 70 नंबर जब उसका आईक्यू प्राप्त हुआ या अंक प्राप्त हुए हैं तो वो तो जो है डल बालक में आ जाता है, मंद बुद्धि वाले बालक में आता है। और 100 जब अंक प्राप्त हो रहे हैं तो सामान्य बुद्धि में आ रहा है और दोनों के जो अंक हैं उनमें अच्छा खासा अंतर है। इस प्रकार का जो परीक्षण है जिनके अंकों में बहुत ज़्यादा अंतर है तो उसे हम विश्वसनीय नहीं मान सकते। लेकिन अगर थोड़ा सा ही अंतर है कि एक बार 90 आए, दूसरी बार 95 आ गए या 89 आ गए, तो इस तरीके का जो परीक्षण है उसे हम कह सकते हैं कि उसके अंदर विश्वसनीयता गुणांक ज़्यादा है, विश्वसनीयता उस परीक्षण की ज़्यादा है। अब विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम जो है विश्वसनीयता का पता लगाते हैं किसी भी परीक्षण की। मुख्यतः 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली ये परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, सबसे आसान विधि है। दूसरी है समानांतर प्रारूप विधि, ये पहले परीक्षण की जो कमियां उन्हें दूर करने के लिए बनाई गई है। फिर अर्धविच्छेद विधि है, स्प्लिट हाफ मेथड, ये जो ऊपर के दोनों टेस्टों की जो कमियां हैं उन्हें पूरा करती है। और चौथी है तर्कयुक्त समानता विधि। इस प्रकार जो है मुख्यतः 4 जो है विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां हैं, इनके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। नॉर्मली जो आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि विश्वसनीयता का क्या अर्थ है, किन्हीं 2 विधियों का आप व्याख्या कीजिए या किन्हीं 2 विधियों का जो है वर्णन कीजिए। नाम भी पूछ सकता है उनका और किन्हीं भी 2 विधियों के बारे में आपसे वर्णन करने के लिए कह सकता है। तो नाम आपको सभी के पता होने चाहिए और कम से कम आप 2 विधियों के बारे में पूरा अध्ययन करें। पहली है परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टेस्ट और रीटेस्ट, मतलब एक बार परीक्षण लिया जा रहा है और फिर उसे दोबारा से प्रशासित किया जा रहा है। टेस्ट रीटेस्ट मतलब एक बार टेस्ट लेना फिर दोबारा से टेस्ट लेना, ऐसा मेथड जिसके अंदर परीक्षण 2 बार लिया जाए, ऐसे विधि को हम परीक्षण पुनः परीक्षण विधि कहते हैं। इस विधि के अंदर एक ही परीक्षण को 2 बार प्रशासित किया जाता है और लेकिन इन एक टेस्ट करने के बाद दूसरे टेस्ट के बीच में कुछ समय अंतराल दिया जाता है और ये अंतराल कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ महीनों का भी हो सकता है। और जब हम दूसरी बार टेस्ट लेते हैं तो दोनों के प्राप्तांकों के बीच में हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। अगर सहसंबंध गुणांक उच्च है तो हम कहते हैं कि परीक्षण विश्वसनीय है और अगर उनका सहसंबंध गुणांक निम्न है तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर विश्वसनीयता बहुत कम है या नहीं है। जब ये परीक्षण करते हैं तो कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है कि हमने जो परीक्षण बनाए हैं उनकी जो पदों की संख्या है, उसके अंदर जो क्वेश्चन है उनकी संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए। इसके अलावा ये नहीं होना चाहिए कि पहला परीक्षण तो आपने बहुत ईजी बना दिया और दूसरा परीक्षण बहुत भारी बना दिया, या पहला भारी बना दिया दूसरा आसान बना दिया। दोनों का जो कठिनाई का जो स्तर है दोनों परीक्षण के पदों का वो समान होना चाहिए। इसी प्रकार जो है अगर परीक्षण और पुनः परीक्षण की जो अवधि है वो जो है कम से कम 6 माह होनी चाहिए। उनके अंदर अवधि के बीच में जो अंतर है 6 माह से कम हो। मतलब ये नहीं कि एक टेस्ट जो है इस साल लिया, एक टेस्ट दूसरे साल ले रहे हैं, मतलब 6 महीने से भी ज़्यादा का अंतर रख रहे हैं, 1 साल का अंतर रख रहे हैं, वो सही नहीं है। इस टेस्ट की कुछ विशेषताएं हैं। ये जो है बहुत आसान विधि है और इसके अंदर बहुत आसानी से हम जो है गुणांक जो है ज्ञात कर सकते हैं, विश्वसनीयता गुणांक जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा इस विधि का प्रयोग करने में ज़्यादा समय और परिश्रम नहीं लगता है। इसके अलावा ये जो है दीर्घकालीन स्थिरता ज्ञात करने के लिए ये विधि बहुत अच्छी है कि आपने 1 महीने टेस्ट लिया उसके बाद 6 महीने के बाद ले रहे हैं या 4 महीने के बाद ले रहे हैं, तो अच्छे खासे समय के बाद भी आपके परीक्षण की स्थिरता इससे पता चल जाती है। इसके अलावा ये जो है विषम जातीय परीक्षणों के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर अलग अलग जाति के परीक्षणों पर हम उनकी विश्वसनीयता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो ये अपने आप में अच्छी विधि है। इसके अलावा गति परीक्षणों के लिए भी ये उपयोगी है, जिसके अंदर मतलब एक समय बाउंडेशन होती है कि इतने समय के अंदर आपको इतने प्रश्न हल करने हैं, तो उसमें यह
विधि अच्छी होती है। इस विधि की विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी हैं, जिसमें पहली कमी यह है कि जब एक परीक्षण को 2 बार प्रशासित किया जाता है तो बच्चे को पहले परीक्षा देने के बाद कुछ अनुभव प्राप्त हो जाते हैं और हो सकता है कि बच्चे की याददाश्त इतनी अच्छी हो कि कुछ पद उसे याद भी रह जाएं। और दूसरी बार जब वो परीक्षण देगा तो वो जो पुराने जो अनुभव हैं उनकी मदद से अपनी स्मृति का प्रभाव जो है उसके दूसरे परीक्षण पे पड़ सकता है। इसके अलावा अगर दोनों जो परीक्षण है उनके मध्य समय कम रखा गया तो ये संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि बच्चा जो है जैसे पहले परीक्षण में उसने उत्तर दिए वैसे ही उत्तर जो है दूसरे बार के परीक्षण में भी दे दे। उसकी क्षमता में वृद्धि या ह्रास भी हो सकता है। और अगर उसके मन की स्थिति समझ लीजिए, पहले परीक्षा समय हो सकता है उसके मानसिक रूप से कुछ समस्या हो या शारीरिक रूप से कोई परेशानी हो या संवेगात्मक कोई समस्या हो और बाद वाले में उसकी समस्या समाप्त हो गई हो, तो इस तरीके से उसके परीक्षण में, पहले परीक्षण में और दूसरे परीक्षण में बहुत अंतर आ सकता है। इसके अलावा उसकी स्मृति, अभ्यास, अभिवृत्ति, मनोस्थिति का भी प्रभाव जो है उसके परीक्षण पर पड़ सकता है, जिससे परीक्षण की जो विश्वसनीयता है वो घट जाएगी। दूसरी इसकी परेशानी यह है कि जब इसे इसके द्वारा व्यक्तित्व प्रश्नावली, चिंता मापनी और अभिरुचि मापनी, अभिवृत्ति मापनी जब बनाई जाती हैं और उनका जब परीक्षण और पुनः परीक्षण करते हैं तो उसमें यह विधि ज़्यादा कामयाब नहीं रहती, क्योंकि ये आपका जो व्यक्तित्व है, ये चिंता है, ये अभिरुचि है, ये अभिवृत्ति है, ये जो है समय के साथ बदलती रहती है। अगर समय बहुत ज़्यादा हो गया तो संभावना है कि आपके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आ जाए, चिंता में भी परिवर्तन आ जाए, अभिरुचि में भी परिवर्तन आ जाए। अगर ऐसा आ जाएगा तो आपका जो परीक्षण है वो उसके जो प्राप्तांक प्राप्त होंगे उसमें बहुत अंतर आ जाएगा। इसके अलावा इस परीक्षण में बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है कभी कभी, मतलब 6 महीने की बात कर रहे हैं और जब दूसरी बार करा जा रहा है तो समय का प्रभाव पड़ता है, इतना समय के बाद होता है। तो इसके अलावा जो है जो हो सकता है कि इतने समय के अंदर उसकी मानसिक क्षमताओं में, परिपक्वता में और स्मृति क्षमता में विकास हो गया हो और इन सारी चीज़ों का जो है परीक्षण की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है और विश्वसनीयता जो गुणांक है वो घट जाता है। इसके अलावा इस विधि में धन, समय, परिश्रम भी अधिक व्यय होता है, क्योंकि आपको जो है इतने समय तो देना ही पड़ेगा। आपने जितना भी तय करा है 6 महीने का या 4 महीने का, इतना समय लगेगा और इतने समय तक रुकने में आपका धन भी ज़्यादा लगेगा, परिश्रम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरी जो विधि है वो समानांतर प्रारूप विधि है। समानांतर प्रारूप विधि में हम क्या करते हैं, ये जो है पहले जो विधि है परीक्षण पुनर्परीक्षण की जो विधि है उसकी कमियों को दूर करने के लिए विकसित की गई है। उसके अंदर जो है एक परीक्षण लिया जाता है, कुछ समय के बाद दूसरा परीक्षण लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, एक ही समान 2 परीक्षण बना लिए जाते हैं। एक परीक्षण को हमने फॉर्म ए नाम दे दिया, दूसरे परीक्षण को फॉर्म बी नाम दे दिया, लेकिन इन्हें बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि इनकी जो है स्तर एक हो, कठिनाई पदों की कठिनाई स्तर सेम हो, पदों की संख्या, पदों का प्रकार, प्रशासन करने की विधि, विषय वस्तु, न्यायाधीश समान होने चाहिए। ये सारी चीज़ों का इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। और एक एक परीक्षण के बाद दूसरा परीक्षण हम कभी कभी साथ में ले लेते हैं और थोड़े अंतर के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये फायदा होता है कि बच्चे के अभ्यास, स्मृति, अनुभव, अभिवृत्ति, परिपक्वता और कौशल का इसके ऊपर प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है जितना कि पहले उसमें पड़ जाता है। और एक ही समूह पर 2 भिन्न भिन्न अवसरों पर इसे प्रशासित हम कर देते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इस विधि के द्वारा जब हम विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं तो अभ्यास, स्मृति, अनुभव का इस विधि में कम प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इस विधि में गति परीक्षणों के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके अलावा पुनः परीक्षण विधि का ये अपने आप में संशोधित रूप है और 2 बार भागों में विभाजित करके विभिन्न अवसरों पर प्रशासित इसे किया जा सकता है। मतलब एक ही परीक्षण के 2 हिस्से कर लिए और उसे जो है अलग अलग समय पर अप्लाई कर दिया। इससे जो है समय की बचत भी हम कर लेते हैं, लेकिन इसकी कुछ जो है कमियां भी हैं। पहली यह है कि जब इस
विधि के अंदर परीक्षा को 2 बार प्रशासित किया जाता है, तो दोनों प्रारूप का जो समानांतर है वो अधिक हो तो जो त्रुटि परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि में होती है वो इसमें भी दोहराई जा सकती है। मतलब अगर आपने एक परीक्षण अब लिया और दूसरे परीक्षण को लेने में ज़्यादा समय का अंतर कर दिया, तो जो परेशानियां शुरुआत परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि में आती हैं वही समस्याएं इस परीक्षण में भी आ सकती हैं। इसके अलावा व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक समान 2 परीक्षण बनाना या समानांतर प्रारूप तैयार करना अपने आप में बहुत भारी होता है कि एक से ही आप प्रकार के क्वेश्चन ढूंढें जिनका कठिनाई स्तर समान हो। ऐसा व्यवहारिक रूप में ऐसा प्रपत्र बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा इस विधि में फॉर्म बी का स्थानांतरण प्रभावी पड़ता है। मतलब आपने फॉर्म ए पर परीक्षण कराया, फिर हमने फॉर्म बी दिया, क्योंकि दोनों का कठिनाई स्तर सेम है, दोनों के विषय वस्तु सेम है, तो इसका असर जो है बच्चे के जो कार्य करने की क्षमता उस पर आता है, उसे अभ्यास हो जाता है, रुचि और जो अनुभव आदि जो कारक हैं वो परीक्षण की जो विश्वसनीयता है उसे प्रभावित कर देते हैं। इस प्रकार हमने जो है 2 विधियों का अध्ययन कर लिया है जो अपने आप में पर्याप्त है। आगे की जो विधियां हैं उनका वर्णन जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।